क्या आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना। वॉरेन बफेट भी कहते हैं डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हम लाए कैसे? इसके लिए बेसिक थंब रूल्स होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उस थंब रूल की मदद से हम लोग अपने जो गोल्स हैं उनको बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। रूल का फायदा ये होता है कि हमारे दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाता है और उनके हिसाब से ही वो काम करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कितना सेव करें, कितना इन्वेस्ट करें, एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, लोन लेना चाहिए, अगर लोन लेना चाहिए तो ईएमआई कितनी होनी चाहिए, महंगी कार होनी चाहिए क्या, अगर हाँ तो उसका बजट क्या होना चाहिए। इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत सारे थंब रूल लेके आने वाला है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग पाठशाला। इस चैनल में हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक थंब रूल्स जो कि आपकी लाइफ को आसान कर देंगे टू बिकेम फाइनेंशियली फ्री और टू बिकेम करोड़पति और टू बिकेम वेल्थी। फ्रेंड्स, थंब रूल डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन जो होता है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि आप जितना ज़्यादा समय देंगे अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए, वहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा और वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके छोटे से अमाउंट को एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ को बहुत ज़्यादा राइज कर देगा। बट फ्रेंड्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ साथ आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ाते जाएं, तो आपका जो गोल है वो और जल्दी अचीव हम कर पाएंगे। और इसके लिए आप ये समझें कि आपकी जो मंथली इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेगुलरली बढ़ती रहे। इसके लिए आपको आपकी स्किल पे काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना नॉलेज एनहेंस करना पड़ेगा। आप ऐसा काम करिए जहाँ से कि आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर पाएँ और उस एक्स्ट्रा इनकम को आप अपने कंपाउंडिंग में यूज़ करें। देखिए, फ्री में कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिलता। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी, हम सबको अपना टाइम देना पड़ता है, अपनी स्किल देनी पड़ती है, अपनी नॉलेज शेयर करनी पड़ती है और उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में लगाना पड़ता है, तब जाके हमको वो अर्निंग आती है। तो आपकी स्किल डेवलपमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, स्पेशली अगर आप अपने 20s में हैं, 30s में हैं, तो स्किल पे काम कीजिए फ्रेंड्स। स्किल को बढ़ाते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए और उसी से आपका जो है एक्स्ट्रा इनकम है वो आपको हेल्प करेगा इन योर लेट 30s एंड अर्ली 40s एंड सो ऑन। वेल्थ क्रिएशन का सेकंड फैक्टर है टाइम फ्रेम। जी हाँ, आपका टाइम जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है और उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट होने वाली है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपकी अर्निंग शुरू होती है आप उसी दिन से, उसी महीने से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल। वॉरेन बफेट क्यों इतने बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो 8 साल 9 साल में शुरू कर दी और इसी कारण आज वो इतना ह्यूज एम्पायर अपना खड़ा कर पाए हैं। वेल्थ क्रिएशन का थर्ड फैक्टर है राइट इन्वेस्टमेंट। कंपाउंडिंग और टाइम फ्रेम के साथ साथ राइट इन्वेस्टमेंट चूज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने आपका इन्वेस्टमेंट एफडी में किया तो वहाँ आपको मिलेगा 6 to 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वहीं अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ पे आपको मिलेगा 15 to 20% का रिटर्न। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत मैटर करता है अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है तो। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो राइट जगह पे हो, ताकि हमें एक राइट अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल पाए जो कि हमें हेल्प करेगा वेल्थ क्रिएशन में। तो फ्रेंड्स, हमने क्लियर कर लिया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, हम टाइम फ्रेम को समझ चुके हैं और हमने जान लिया है कि राइट इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों फैक्टर्स को क्लियर करने के बाद अब हमने हमारी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी शुरू करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे और वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था, इस वीडियो में हम वो थंब रूल बताने वाले हैं कि आपकी जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो आपको उसको ईजी बना देगा। तो चलिए उन थंब रूल पे बात करते हैं वन बाय वन। पहला थंब रूल है मेक योर इमरजेंसी फंड। जी हाँ, आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, जॉब जा सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हमारी सैलरी कभी कभार रुक सकती है कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम के लिए हमारा इमरजेंसी फंड अगर होगा तो हम लोग को वो टाइम निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा आपके पास पहले से ही, तो आपको उस टाइम के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बजाय चिंता करने के आप अगली चीज़ पे फोकस कर पाएंगे उस टाइम के दौरान, क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड तो है ही। अच्छा, अब ये इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए? इसके लिए एक बहुत सिंपल सा थंब रूल है कि इमरजेंसी फंड इज इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। कि आपका मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 50,000 का है, तो अब उसको 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 3 लाख रुपीज़। तो आपके पास 3 लाख रुपीज़
इमरजेंसी फंड में हमेशा होना चाहिए फॉर द बैड टाइम ऑफ योर लाइफ। अब ये फंड हम रखें कहाँ पे? इस फंड को आप अपने सेविंग बैंक में रख सकते हैं, चाहे तो आप अपने एफडी के रूप में रख सकते हैं, या फिर आजकल लिक्विड फंड्स भी आ रहे हैं, आप उसको वहाँ पे भी रख सकते हैं। सेकेंड थंब रूल कहता है फॉलो द रूल ऑफ 50-30-20। जी हाँ, ये कहता है कि जो भी आपकी सैलरी है, जो भी आपकी इनकम है, उसका 50% आपके नीड्स में जाना चाहिए, यानी कि आपके बिल्स हो गए, आपका ग्रॉसरी हो गया, आपका घर का कुछ खर्चा हो गया, उसमें जाना चाहिए। 30% आपका जाना चाहिए आपके वांट्स पे, यानी कि आपको अगर कोई महंगा फ़ोन लेना है, कोई कार लेनी है, कोई हॉलिडे प्लान करना है, या फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको पैसा चाहिए बट अभी आपके पास वो पैसा नहीं है, तो उसके लिए आपको 30% वो पैसा आपको सेव करना है ऑफ योर इनकम, और एटलीस्ट 20% आपको सेव करना है। सेव करने के साथ साथ उसको आपको इन्वेस्ट भी करना है इन द राइट इन्वेस्टमेंट। इस रूल पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक आप फ्रेंड्स अगले थंब रूल पे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आपको ये कंटेंट, इसकी जो भी फैक्ट्स एंड फंडास हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको अपनी लाइफ में उतारिएगा। साथ ही अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास में इस वीडियो को जरूर उनसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों को सुन पाए, समझ पाए, और उनके जो भी फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनमें इस नॉलेज को वो यूज़ कर पाएँ और एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपना थर्ड थंब रूल कहता है वेयर टू इन्वेस्ट। तो इसके लिए बहुत बेसिक रूल है कि 100 माइनस योर एज इज इक्वल्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आज अगर मेरी एज 40 ईयर्स है तो 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60। तो 60% जो अमाउंट है जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए, और 40% जो है वो डेट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होना चाहिए जिसमें कि रिस्क कम हो। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड टुवर्ड्स योर हेल्थ एंड मैनी अदर थिंग्स। तो उस टाइम पे हम लोग हमारे सेविंग वाले अमाउंट पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, डेट पार्ट में आपको कहाँ का लगाना चाहिए? देखिए, डेट पार्ट में आपको 5% कम से कम गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जो रियल मनी है वो गोल्ड ही है, क्योंकि हर देश की इकोनॉमी जो है जब नोट प्रिंट करती है तो वो गोल्ड की इक्विवेलेंट में ही करती है। तो डेट पार्ट का 5% आपका गोल्ड में जरूर जाना चाहिए। ये गोल्ड आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड के रास्ते ले सकते हैं, चाहे फिजिकल गोल्ड के रास्ते ले सकते हैं। मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड रखें, फिजिकल में ना रख के आप उसको डिजिटल में रखिए। हमारा अगला थंब रूल है मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी। आपको कितना लोन लेना चाहिए या फिर आपकी कितनी ईएमआई होनी चाहिए जो कि मैक्सिमम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बैंक जो देखता है वो आपकी सैलरी का 50% आपको एलिजिबिलिटी रखता है। मैं बोलता हूँ आपको कि थोड़ा और कंजर्वेटिव रहिए और 30-35% ही आपकी सैलरी का आप ईएमआई के तौर पे एक्सेप्ट करिए, जिससे कि ईएमआई का बर्डन आपके ऊपर कम हो सके और आप उस लोन को बहुत ईजिली पे आउट कर सकें। कितनी महंगी कार आपको लेनी चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, इसका भी रूल है। जी हाँ, जो अपना अगला थंब रूल है वो ये बताता है कि आपको आपकी कार कितने बजट में लेनी चाहिए। ऐसा तो कहीं कोई लॉ नहीं बनाया जो कि फिक्स करे कि आपको एक्स अमाउंट या वाई अमाउंट ही लेना चाहिए कार के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इमोशनल ड्रिवन होती हैं। घर हो, कार हो, कपड़े हो, मोबाइल हो, जो भी स्टेटस सिंबल्स हैं, ये सब जो है इमोशनल ड्रिवन हो। यही तो ट्रैप है। अगर आप इमोशन में आके वो चीज़ करेंगे तो आपका वो डिसीजन आपके फ्यूचर में आपको इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसीलिए ये थंब रूल बनते हैं, इसीलिए सब लॉज होते हैं, इसीलिए बेसिक फंडास बनते हैं। चलिए बताता हूँ कार का क्या आपका बजट होना चाहिए। जो भी आपकी मंथली सैलरी है उसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका कार का बजट आ जाता है। इससे ऊपर की कार आप ना लें। अगर आप इससे ऊपर की कार लेंगे तो आप ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं कि हम लोग नई कार लें फ्रेंड्स, हम लोग सेकेंड हैंड कार से भी काम चला सकते हैं, हम लोग सब्सक्रिप्शन पे भी कार ले सकते हैं। आई होप आपको भी पता होगा। तो कार का बजट 6 टाइम टू योर सैलरी। नेक्स्ट हम लोग में हम बात करेंगे बजट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आपकी लाइफ इंश्योरेंस का बजट कितना होना चाहिए? इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स लोगों ने बनाए हैं, अलग अलग सिस्टम्स बनाए हैं, बट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ये है कि 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। मानो आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपीज़ है तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 1 करोड़, 1 CR। तो आपके पास टर्म इंश्योरेंस के रूप में 1 करोड़ का कवर जरूर से होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा अगला थंब रूल है हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है। इसका एक बेसिक सा रूल मैं समझता हूँ ये होना चाहिए कि आप जिस भी सिटी में रहते हैं वहाँ पे हार्ट सर्जरी का जो खर्चा आता है उसका 3 टाइम्स आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ होती हैं जिसमें कि मेडिकल के खर्चे अलग अलग होते हैं। किसी शहर में हो सकता है हार्ट सर्जरी का खर्चा मात्र 5 लाख ही, और कहीं दूसरी सिटी में वही खर्चा 10 लाख 20 लाख भी जा सकता है। तो जितना भी आपका वो
खर्चा है उस पर अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस का बजट निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। मैं हमेशा से कहता आया हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट से पहले आपको इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिएगा अपने लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे वो बेसिक थंब रूल्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि इसमें से काफ़ी थंब रूल्स आपको पसंद आए होंगे और आप उन्हें अपनी लाइफ में ज़रूर से इंप्लीमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया और आपने इसमें लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी कर दिया और कमेंट भी कर दिया, बट इसमें जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ उस नॉलेज को आपने अपनी लाइफ में यूज़ नहीं किया, तो फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिएगा। अभी आपको ये नॉलेज यूज़ करने का मौका मिले, इस नॉलेज को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस की वैल्यू तभी निकलती है जब आप इसमें दिए गए जो नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और उस इंप्लीमेंटेशन का कोई पॉजिटिव इफेक्ट आएगा तो आप थैंक यू बोलेंगे, आपको भी लगेगा कि यार बहुत अच्छा वीडियो बनाया था भाई। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। मिलेंगे अगले वीक एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।